मेरा जो फर्स्ट एम्प्लॉय था वो 12वीं फेल था और आज वो डेवलपर है और उसकी कम से कम 45 लाख की सैलरी है। 12th फेल है। कि कोई ये बोल रहा है मैं बीटेक हूँ, कोई बोल रहा है बीसीए हूँ, कोई बोल रहा है एमसीए, मुझे नहीं मतलब है। मेरे कंप्यूटर पे बैठ मुझे ये टास्क करके दिखा दे। तो हम मोबाइल ऐप्स में स्पेशलाइज करते हैं। मतलब बेसिक सैलरी, मतलब स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है एंड एक व्यक्ति जो अच्छा डेवलपर है वो कितने तक कमा सकता है इन अ मंथ? जो मैक्सिमम सैलरी होगी 40 to 45 लाख होगी इन अ ईयर। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? बीटेक बहुत ओवर हाइप्ड हो चुकी है। मैं 750 रुपए का मुखर्जी नगर से चेक लेके आया था, 750 रुपए का चेक। आज 7.5 करोड़ तक का भी क्लाइंट से चेक लिया है। हमने HCL के साथ काम किया है, हमने दैनिक भास्कर के साथ पहले काम किया है, फिर एक भारत पे के एक फाउंडर हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो आजकल एआई में कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एआई की वजह से ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री में किस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है? मैं तो यही कहूंगा, नो कोड प्लेटफॉर्म इज अ स्कैम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एंड आज हमारे साथ हैं अंशुल भाई। इनका कंपनी है ब्रांड बर्ब एंड फ्लपर के नाम से। तो स्वागत है भाई आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है और मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुम्हारे फैंस और जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ मिलने का। तो थैंक यू सो मच। तो आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या काम करती है एंड किस तरह से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मेरा जो पहला स्टार्टअप था वो बेसिकली फ्लूपर लिमिटेड जो कंपनी है उसका बेसिकली नाम पहले नहीं था फ्लूपर लिमिटेड, फ्लूपर था। तो हम क्या करते थे, हम टेक ब्लॉगिंग में थे। अच्छा। तो मैंने भी अपना करियर ब्लॉगिंग से शुरू किया, जिसमें हम टेक्निकल न्यूज़, टेक्निकल इवेंट्स, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं उसके बारे में ब्लॉग्स लिखा करते थे। जब लिखना शुरू किया तो लोगों को इंटरेस्ट आया, फिर हमने सोचा इसको हम कंपनी बनाते हैं। तो फिर हमने फ्लूपर की मेजरली शुरुआत करी। फिर फ्लूपर हुई, फिर उसके बाद हमने 2 साल 3 साल पहले फिर हमने मार्केटिंग में भी कदम रखा, क्योंकि मैं मेजरली सेल्स एंड मार्केटिंग में ही मेरा बैकग्राउंड रहा है सबसे ज़्यादा। तो फिर एक इंटरेस्ट भी आपका बन जाता है कि टेक्नोलॉजी कर ली तो क्यों ना लोगों को हेल्प करे मार्केटिंग में। तो फिर हमने फिर डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा। तो फिर जो ब्रांड बर्ब डिजिटल कंपनी है वो बेसिकली हेल्प करती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में। तो फ्लूपर में आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो मेजरली टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है। तो उसमें सब कुछ आता है, आपका वेब एप्लीकेशंस आती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं, सैस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आपका ऑटोमेशन के टूल्स आते हैं, आपका सर्वर मेंटेनेंस आता है। बहुत बड़ा ये मतलब सर्विसेज का सेक्शन है। बट अगर आप स्पेशलिटी पूछेंगे कि हम मेजरली स्पेशलाइज किस में करते हैं, तो हम मोबाइल ऐप्स में स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ही वहीं से हुई है। किसी कंपनी को अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है या फिर किसी इंडिविजुअल को, तो उसमें किस तरह का कॉस्टिंग होता है? कितने मतलब प्राइसिंग में लगभग एक एप्लीकेशन बनता है? अच्छा, ये भी ना एक मिथ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि स्कैम, ये बहुत बड़ा स्कैम है कि मैं आपको ऐसे रैंडमली बता दूं कि आपको ये बनाना है तो ये 10 लाख में बनेगा, ये बनाना है ये 1 लाख में बनेगा। ये आजकल स्कैम बड़े चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ना मार्केट में जो अच्छी कंपनीज हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, तो वो कभी भी कॉस्टिंग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आइडिया पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोबाइल ऐप जरूरी भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज में मोबाइल ऐप चाहिए। उसके लिए फिर मैं आपको, हमारी टीम सजेस्ट करती है। तो हमारी एक एनालिसिस की टीम होती है जो क्या करती है, पहले पूरा एनालाइज करेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका इंडस्ट्री क्या है, आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, आपका कंपटीशन क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आपको वो एक प्लान बना के देती है कि आपका ये रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतने इतने रिसोर्सेज जो हम कहते हैं वो बेसिकली लोगों को कहते हैं जो उसको डेवलप करते हैं, जो उसको कोड करते हैं, राइट, कोडर्स। तो वो जो कोडर्स हैं वो कितने लगेंगे उसके हिसाब से कॉस्टिंग डिफाइन होती है। तो मैं आपको ऐसे रैंडम नहीं बता सकता कि इस पर्टिकुलर के लिए मैं क्या कॉस्टिंग लूंगा, जब तक मुझे पूरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं पता। बट अगर मैं आपको एवरेज बताऊं कि मार्केट में अगर एक आपको जेन्युइन एप्लीकेशन बनवानी है तो एक एवरेज टिकट साइज हमारा जो स्टार्टिंग है, क्योंकि हमें काफी साल हो गए, क्वालिटी भी मेंटेन करना है, रेपुटेशन भी मेंटेन होना है, तो हम एक एवरेज अगर मैं INR में बोलूं तो 6 से 7 लाख से हमारी स्टार्टिंग होती है। और उसके अबव तो फिर कोई एंड ही नहीं है, क्लाइंट के हिसाब से हम उसका रिक्वायरमेंट को। तो अभी तक आपने लगभग कितने एप्स बिल्ड किए होंगे एंड टॉप क्लाइंट्स अगर आप बताना चाहें कुछ? अगर मैं आपको, देखो, आपके व्यूअर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो हमने बहुत सारे
इंडियंस के साथ कम, मतलब इंडियन मार्केट में काफ़ी कम काम किया है, बट फिर भी बहुत काम कर लिया अभी तक, क्योंकि इतना साल हो जाते हैं। अमर उजाला के साथ हमने काम किया, हमने HCL के साथ काम किया है, हमने दैनिक भास्कर के साथ पहले काम किया है, फिर एक बैंगलोर की बहुत अच्छी कंपनी होती थी टैक्सी की, शुरुआत जिसने करी थी वो थी टैक्सी फॉर श्योर करके, बहुत बड़ी पुरानी कंपनी थी, उसके साथ हमने काम किया। फिर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्टार्टअप्स तो निकले अभी, जैसे हम बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं। भारत पे के एक फाउंडर हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, राइट। तो वो बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिनके साथ हमने काम किया है इंडिया के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं। खैर आउट ऑफ इंडिया तो इतना काम कर लिया, बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट ही इंडिया के बाहर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर, मैं कहूँगा, नॉलेज है। खैर वहाँ पे भी इंडियंस ही हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, एप्लीकेशन इंडस्ट्री को बड़े रिस्पेक्ट से देखा जाता है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री को बड़े रिस्पेक्ट से देखा जाता है। यहाँ पे क्या है ना, अभी भी थोड़ा सा गैप है, जो मुझे पता चला है कि गैप क्या है, कि लोग इसको अभी भी ये समझते हैं कि ये तो कोई भी कर लेगा, जबकि मुझे लगता है ऐसा नहीं है। बाहर के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमने, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हर दूसरी तीसरी कंपनी मिडिल ईस्ट की, मैं मिडिल ईस्ट का क्योंकि हमारा ज़्यादा वेबसाइट में मैंने देखा था, फोकस यूएई वगैरह भी ज़्यादा। मेजरली हमारा मिडिल ईस्ट, क्योंकि हमारी ऑफिसेज भी मिडिल ईस्ट में हैं, 2-3 ऑफिसेज भी हैं, तो हमने मिडिल ईस्ट में ज़्यादा काम किया है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि एवरी सेकंड कस्टमर जो मिडिल ईस्ट में मोबाइल ऐप बनवाने आता है ना, वो एक बारी फ्लूपर के पास ज़रूर आएगा। इतना हमारा प्रोमिनेंस है इस टाइम पे इंडस्ट्री में। बाकी क्लोज होना ना होना वो अलग बात है। तो अराउंड, अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो अराउंड 750 से ऊपर एप्लीकेशंस या क्लाइंट्स कह लो कि हमने कोऑर्डिनेट कर लिया, और 1000+ ब्रांड्स के साथ अप्रॉक्सीमेट इतना हमने कोऑर्डिनेट किया, उनको हेल्प किया। सक्सेसफुल कितने हुए, इनमें से 10% सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर नहीं है, वो क्लाइंट के आइडिया के ऊपर है, जो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आइडिया क्या है। तो मान लो कि 70 से 75 वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशंस हैं, जिनके 50 मिलियन से भी ऊपर डाउनलोड्स होंगे इस टाइम पे। बाकी तो धीरे धीरे काफ़ी ऐप्स, मतलब इतना एप्लीकेशंस में मतलब कर लिया है इतना। तो आपने इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, इसके साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तो दोनों के साथ काम कर कर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कि दोनों में क्या अंतर है, किस तरह क्लाइंट्स आपको मतलब एक्सपीरियंस दे रहे हैं? देखो, बाहर की मार्केट में भी मैंने जैसे आपको बताया ना, टेक्निकल इंडस्ट्री हो गई या आउट ऑफ इंडिया भी, मिडिल ईस्ट में अगर मैं स्पेशली बताऊं तो 90% इंडियंस ही हैं। अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, ओनर्स डेफिनेटली वो उधर के सिटीजन्स हैं, अमरातीज हो गए या शेख्स हो गए, वो वहीं के हैं। लेकिन उनके नीचे जो IT के लोग हैं या टेक्निकल लोग हैं या जो हमसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो इंडियंस ही हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे इंडियंस के साथ काम किया। तो आप ये पूछ सकते हो कि वहाँ के इंडियंस में और यहाँ के इंडियंस में क्या फ़र्क है। तो वहाँ के इंडियंस में और यहाँ के इंडियंस में गैप जो अब धीरे धीरे शायद कम हो रहा है, बट पहले की अगर मैं बताऊं, पहले हमें क्या डिफिकल्टी होती थी, जैसे कोई क्लाइंट आया हमारे पास, वो ये सोच के हमारे पास आ रहा है कि ये 10,000, 5,000, 6,000 रुपए लेंगे और एक एप्लीकेशन हमें 2 दिन में बना के दे देंगे। बाहर का क्लाइंट क्या आता है, बाहर का क्लाइंट जब आता है ना, उसे पता है कि ये एप्लीकेशन 10,000, 5,000, 6,000 में नहीं बनेगी। ये एप्लीकेशन में इतना समय लगेगा, इसमें इतने टूल्स चाहिए होंगे, इतनी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो वो ऑलरेडी, उसको एजुकेशन है। जो मेन गैप है वो इस इंडस्ट्री की एजुकेशन का है। इंडिया में अब आने लग गया, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और जो वो ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। आप देखो, अभी रिसेंटली आपने उड़ान के बारे में सुना होगा। तो वो पूरी मोबाइल ऐप बेस्ड था। व्यापार अगर आपने यूज किया हो तो व्यापार जो लॉन्च हुआ, खाता बुक लॉन्च हो रही है, ये सारे जो एप्लीकेशन निकल के आ रही हैं, ये सब मोबाइल ऐप बेस्ड हैं। इनकी इंडस्ट्री, इनका कस्टमर, आप देखो, मीशो है वन ऑफ द बेस्ट अब इस टाइम पे, अगर मैं देखो, नाइका है, आपका माइंत्रा आया। खैर माइंत्रा तो बहुत पुराना हो गया, बट सारी लोग जो आए, ये जो अब लेटेस्ट है, कोई वेबसाइट पे जा ही नहीं रहा, सब मोबाइल ऐप में, क्योंकि 70% से भी ज्यादा ऑडियंस इस टाइम पे मोबाइल पे है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर आप बोल। तो इसीलिए अब जो है एजुकेशन थोड़ी सी आने लग गई है लोगों को। लेकिन अब क्या, AI जब आया तो लोगों को क्या लग रहा है कि अब तो ये मैं घर बैठे बना लूंगा, बट ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपको एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो आप जो सर्विसेज इंटरनेशनल क्लाइंट्स को दे रहे हैं, तो उसकी कोडिंग या फिर जो भी टीम मेंबर्स है, वो इंडिया में ही रहकर काम कर रहे हैं या फिर वहाँ भी आपके टीम मेंबर्स हैं? हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जो सेल्स के लोग हैं, जो टेक्निकली साउंड हैं, वो सब बाहर भी है, अच्छा, यहाँ पे भी है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट की, कोडिंग की, वो यहीं है, इंडिया में ही है। यहीं पे नोएडा में हमारा सेटअप है। एक सेटअप अब हम चंडीगढ़ में खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं।
तो नोएडा में मेजरली हमारा पूरा सेटअप है जिसमें अराउंड 200 प्लस लोग इन हाउस बैठते हैं और सारी कोडिंग, सारी डेवलपमेंट, सारी डिजाइनिंग, टेस्टिंग सब यहीं होती है। तो जैसे बाहर के क्लाइंट्स थोड़ा ज्यादा पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, एंड यहाँ पर नहीं, team ऐसा आपके नहीं है, हैं। अब ऐसा नहीं है। अच्छा। इंडिया के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग पे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, सारे लोग तो यहीं पे एफडीआई लग रही है। आपने तो देखा है कि हाँ। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके पैसा लगा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम क्या है कि वहां के लोग पैसा खर्चते हुए ये नहीं सोचते कि मुझे कल रिजल्ट मिल जाए या मुझे इमीडिएट ऐप मिल जाए या मुझे इमीडिएट मेरा बिजनेस 200 टाइम्स ग्रो कर जाए। ऐसा नहीं होता है। ये आपको भी पता है, आप खुद मार्केटिंग बैकग्राउंड से, आपको खुद पता है कि ये चीजें स्लो एंड स्टेडी हैं। आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसको मार्केट में उतारते हो, फिर लोगों को समझाते हो कि सॉफ्टवेयर की नीड क्या है। अगर उसकी नीड ही नहीं है और आप वो सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्लाइंट को ये समझना बहुत जरूरी है कि आइडियाज जो हैं वो ऐसा नहीं है लोगों के पास क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन यहां पे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, पैसा है लेकिन खर्चने की पावर नहीं है। क्योंकि हमें ना बचपन से ये सिखाया जाता है इंडिया में कि हमें सेव करना है, राइट? तो अगर आप अपने अकाउंट पे पैसा सेव करने को सक्सेस मानते हो तो मेरे हिसाब से नहीं है। आप जितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे सही ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पागलों की तरह लगा दो, सही ढंग से इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। तो अभी आपकी कंपनी की रेवेन्यू क्या होगी लगभग? रेवेन्यू मैं आपको, देखो यूट्यूब पे तो खैर नहीं बता हाँ, सकते फिर भी रेवेन्यू, एक एवरेज। बट अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इतना हो जाता है कि 200-250 की अच्छे से सैलरी निकल जाए और आगे की फ्यूचर में 6 मंथ्स तक हमें सोचने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी एक एम्बिशन है कि मेरा एक सिंपल सा गोल है कि 10 लोगों को मंथली मुझे एम्प्लॉयमेंट देनी है। ये मेरा गोल है, न्यू लोगों को। ये मेरा लिंक्डइन पे भी मतलब मिशन है और मैंने बड़ा बड़ा डाल भी रखा है लिंक्डइन पे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मतलब मैं ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा संत हूँ या महात्मा हूँ, मेरा भी उसमें प्रॉफिट है क्योंकि मेरे को भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा तो मेरा भी बिजनेस ग्रो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई संत होके किसी को जॉब दे रहा हूँ। मेरा मेजर ये है कि जेन्युइन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए और एक्चुअल जो काम का रिजल्ट दे सकता है उसके पास होनी चाहिए। तो मैं इसी एम्बिशन के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि हम इतना रेवेन्यू तो एटलीस्ट जनरेट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से जितने में आपका बहुत अच्छे लेवल पे आपका बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं। और मुझे तो खैर काफी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में एज अ स्टार्टअप। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स मार्केट में मेरे से भी बेहतर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जो 4-5 साल 6 साल की कंपनीज आई हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई एंड नहीं है। आप अच्छे से करेंगे तो आप करोड़ों में भी कमा सकते हैं, अगर आप बुरे तरीके से करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना, अप एंड डाउन चलता रहता है क्योंकि ये बहुत ही कैश फ्लो मार्केट है, इसमें हंगर बहुत है। अब आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरी कमाई 1 करोड़ है महीने की। अब मुझे इस महीने ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई कि मुझे सारे कंप्यूटर्स चेंज करने हैं, पुराने हो गए। तो अब सारे कंप्यूटर्स अगर 200 लोगों के मैं चेंज करने लगूंगा तो 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब सपोज तो मैंने 1 करोड़ कमाया और 20-30 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो जो नेट बचा दैट इज माय प्रॉफिट ना। लोग क्या करते हैं, लोग ये दिखाते हैं कि मेरे पास 500 लोगों की कंपनी है, रेवेन्यू को प्रॉफिट दिखा रहे हैं, रेवेन्यू को प्रॉफिट दिखा रहे हैं। दैट इज नॉट रेवेन्यू ना, दैट इज नॉट प्रॉफिट। मेरे लिए वो कंपनी सक्सेसफुल है जो 20 लोगों से 20 करोड़ कमा रही है या 20 लोगों से 20 लाख कमा रही है, उसका नेट प्रॉफिट 20 लाख है और मैं 500 लोगों से भी 20 लाख कमा रहा हूं, तो वो तो कंपनी वो ज्यादा बेटर हुई ना। ये कहना है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारा गेम चलता है, मतलब हमारा माइंड चलता है। तो आपके पास जो एप्लीकेंट्स आते हैं वो ज्यादातर किस तरह के आते हैं, एंड मतलब आप किस बेसिस पर उन्हें सेलेक्ट करते हैं? आप खुद या फिर एचआर वगैरह सारा काम? नहीं, मैं खुद देखता हूँ। ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट टीम एक मेरे ख्याल से ना सबसे बड़ा, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को, जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सेल्स और एचआर ये अपने कंट्रोल में होना चाहिए, सीईओ के कंट्रोल में होना चाहिए। एज अ मैं एंटरप्रेन्योर आपको बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं ना, सेल्स तो अपने हाथ में रखते हैं लेकिन रिक्रूटमेंट को अपने हाथ में नहीं रखते। और सक्सेस का मंत्र यही है, अगर आपने कुछ नहीं करना है, आपको बैठ के यहाँ पे मुफ्त की सैलरी मिल रही है। एज अ सीईओ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी अपनी स्ट्रगल दिखाता है, बहुत बड़े कुछ नहीं हो आप। एक सीईओ का काम क्या है, सही टैलेंट को हायर करना अपनी कंपनी में और उससे काम कराना। दैट इज व्हाट अ सीईओ इज, या लीडर जिसे आप कहते हो, ओनर जिसे आप कहते हो, उसका काम ही यही है। और अगर वो अपनी एचआर पे ध्यान ही नहीं देगा तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो एचआर और रिक्रूटमेंट मेरे हाथ में होती है।
तो अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा, एप्लीकेंट्स, इस टाइम पे जो एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं ना, वो स्तर जो था पहले वो बहुत नीचे जाया जा रहा है, क्योंकि उसमें मैं इनको खैर एप्लीकेंट्स को भी नहीं कहूँगा, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इंडस्ट्री, मतलब हमारी इंडस्ट्री में, इंडिया में, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं डिग्री देखता हूँ, डिग्री तो मैं कभी नहीं देखता किसी की, कभी। मेरे लिए सबसे बड़ा रूल ये है कि कोई ये बोल रहा है मैं बीटेक हूँ, कोई बोल रहा है बीसीए हूँ, कोई बोल रहा है एमसीए, मुझे नहीं मतलब है, मेरे कंप्यूटर पे बैठ मुझे ये टास्क करके दिखा दे। मेरा जो फर्स्ट एम्प्लॉय था वो 12वीं फेल था, और आज वो सेंडिन ब्लू में वन ऑफ द बेस्ट ईमेल मतलब की कंपनी आप यूज करते होंगे न्यूज लेटर्स के लिए, उसके अंदर टॉप डेवलपर है और उसकी कम से कम 45 लाख की सैलरी है, 12th फेल है वो। तो कभी हम ये चीज देखते नहीं, और कोई, मैं ये नहीं, मैं देखता हूँ आजकल तो कोई भी नहीं देखता डिग्री, क्योंकि डिग्री ऑनेस्टली एजुकेशन का स्तर जो होना चाहिए वो इंडिया में नहीं है। ये तो मैं आज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा। तो जो मेन चीज अब जो प्रॉब्लम है एप्लीकेंट्स में, जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, कि उनको कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है, कुछ भी उन्हें पता ही नहीं है। बस कॉल मिलाना है, क्योंकि एक जॉब हायरिंग देख ली, कॉल मिला दिया कि आई वांट टू गेट प्लेस्ड इन दिस एंड दिस पोजीशन, फिर छोटा सा एक बेसिक अपना इंटरव्यू देना नहीं आता। अरे भाई सिंपल सी बात है, आजकल इतना कंपटीशन है, घर बैठे आप मिरर में जाके अपने आप को 4 बार 5 बार 6 बार रगड़ना पड़ता है भाई। हमने भी जब इंटरव्यू दिया है तो रगड़ा है अपने आप को। तो वो एप्लीकेंट्स का स्तर जो है बहुत कम होता जा रहा है। तो ऐप डेवलपमेंट में करियर, आप अगर किसी को करियर बनाना है आज के समय में, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा एंड किस तरह से वो करियर बना सकते हैं एज ए डेवलपर? एज ए डेवलपर देखो, ऐप डेवलपमेंट जो है ना, फिर मैंने बोला बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बड़ी सारी स्किल्स आ जाती हैं। बैक एंड है, फ्रंट एंड है, टेस्टिंग है, डिजाइनिंग है, सब में अपनी अपनी ट्रेंड है। बट अगर मैं आपको टॉप पोजीशंस बताऊं कि किसमें सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि मेजरली आपके व्यूअर्स यही थोड़ा सा फोकस करेंगे इस चीज पे, तो सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा पैसा है वो है बैक एंड में। सबसे ज्यादा, क्योंकि बैक एंड का पर्सन जो होता है ना, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कि बैक एंड जैसे शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि वो बैकबोन है, तो उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स हैं, जैसे नोड है, पीएचपी है। कौन कौन से टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस टाइम पे एप्लीकेशन इंडस्ट्री में नोड इज टॉप। अच्छा, जिसको हम मीन स्टैक बोलते हैं, उसके अंदर मीन स्टैक नोड जेएस, यस। तो नोड जेएस मेरे हिसाब से इस टाइम पे बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। पहले के टाइम पे जावा आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा उसका था। इस टाइम पे नोड का बहुत है। एक पीएचपी भी, पीएचपी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पुराने, क्योंकि लेगेसी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, लेगेसी सिस्टम्स यानी जो पुराने सिस्टम्स हैं उसको चलाने के लिए आपको पीएचपी की जरूरत है, जावा की जरूरत है। बट न्यू आइडियाज जो हैं वो ज्यादातर नोड जेएस हो गया, जैसे पीडब्ल्यूए जिसको हम बोलते हैं, पावर्ड वेब एप्स, इस पे बहुत मतलब डेवलपमेंट पे काम है। फ्लटर वन ऑफ द टॉप मोस्ट। तो जब मैंने आपका कंपनी का नाम सुना फ्लपर, तो मैंने सोचा ये फ्लटर से इंस्पायर्ड है। पहली बात ये फ्लपर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये फ्लूपर है। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि नाम ऐसा है जिसको प्रोनाउंस लोग करते हैं, तो वो डेफिनेटली होता है, और ये मेरे साथ होता है, क्योंकि ये ऐसी मतलब ऐसा वर्ड है जो बट ये रखा ही इसलिए क्योंकि गूगल पे जब भी तुम फ्लूपर टाइप करोगे तुम्हें सिर्फ फ्लूपर का ही नाम दिखेगा, हमारी कंपनी का। क्योंकि आजकल क्या लोग कुछ भी रख लेते हैं, ऐप टेक्नोलॉजी, ऐप फलाना, तो मेरा जेनरिक नेम हो जाता है। हाँ, तो वो एसईओ फ्रेंडली भी नहीं है। तो मेरा ऐसा, मैंने आपको बताया, जब दिमाग चलता है मार्केटिंग के हिसाब से चलता है, तो इसलिए ये फ्लूपर नाम रखा गया था। तो ऐप डेवलपमेंट में मतलब बेसिक सैलरी, मतलब स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, एंड एक व्यक्ति जो अच्छा डेवलपर है वो कितने तक कमा सकता है इन अ मंथ? सैलरी उसकी क्या हो सकती है? नहीं, सैलरी का अंत तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपके कंपनी में क्या है? मैं अगर आप देखो, हमारा पैकेजेस हैं, स्लैब्स हैं। अच्छा। जैसे हमारा जो स्लैब है वो 2 LPA से फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग होता है। मतलब इन हैंड मंथली है थोड़ा उसको? इन हैंड में आपको बताओ, देखो फिर वही बात है कि वो अटेंडेंस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। फिर भी एक बट मैं मेरा जो फोकस होता है कि मैं फ्रेशर को सैलरी कम देता हूँ। अच्छा, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मेरा सिंपल सा माइंडसेट है कि अगर मैं आज उसको 20,000 25,000 दूंगा ना, यहाँ से तो वो सीख लेगा, लेकिन जब वो बाहर जाएगा ना, शार्क के बीच में बैठेगा, इंडस्ट्री में बैठेगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? मैं तो फ्रेशर पे 20,000 में लगा था और मैं तो 50,000 में जाऊंगा, लेकिन उसे मिलेगी नहीं। तो हमारा जो स्लैब है वो 10 to 15 इन हैंड से स्टार्ट होता है, 10,000 से 15,000 फॉर अ फ्रेशर। उसके बाद हम धीरे धीरे 6 मंथ्स में स्लैब को बढ़ाते हैं। 2 साल में आप मान सकते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति अगर जेन्युइनली सही होगा तो आराम से 25 से 30,000 रुपये मंथली कमा सकता है 2 साल में। उसके बाद तो अंत ही नहीं है। उसके बाद 50%, 60%, सबसे ज़्यादा हाइक्स जो है वो डेवलपमेंट में है। मैनेजेरियल पोजीशन पे इतनी हाइक्स नहीं होती,
फ्रंट एंड में इतनी हाइक्स नहीं होती, आपके जो टेस्टिंग है या आपके डिजाइनर्स हैं उनकी इतनी हाइक्स नहीं होती, सबसे ज़्यादा आपके डेवलपमेंट में हाइक। आपकी कंपनी में हाईएस्ट सैलरी लगभग कितना होगा किसी का? यार मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है, तो मैं ये आपको बता दूं। आप सीईओ हैं, आपकी तो ज्यादा होनी नहीं चाहिए। नहीं, आजकल वो ज़माना गया। मैं अच्छा। ऑनेस्टली बताता हूँ, पहले खैर मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ नहीं लेता कंपनी से, वो तो बेवकूफ़ी होगी। जो लोग बोलते हैं जीरो सैलरी, ये एक नया नया टर्म चला है, हाँ। जीरो सैलरी वाला, जो कि ऐसा है नहीं। आप सैलरी नहीं लेते, आप एक्सपेंसिव लेते हो, आप कन्वेंस लेते हो, आप घूमने जाते हो तो आप सारा खर्चा कंपनी उठाती है। सही बात। तो ये तो सब बेतुकी बातें हैं कि जीरो सैलरी, वो तो आपको दिखावा करना है लोगों के सामने, वो आपको भी पता है, वो सबको समझ में आता है। आजकल इतनी जनता इतनी समझदार हो गई है कि कोई मुफ्त में तो काम नहीं करेगा। अपनी खुद की कंपनी में कौन मुफ्त में काम करेगा? और अगर उसे मुफ्त में काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो फेलियर है प्रैक्टिकली। अगर 15 साल में तुम मुफ्त में काम करोगे तो इससे अच्छा बंद ही कर दो कंपनी पैसे कमा नहीं रही इसका तो मतलब। प्रैक्टिकली तो वो तो हो नहीं सकता। बट हम, अगर मैं एवरेज बताऊं तो हमारा 45 सपोज 40 to 45 lakhs का जो मैक्सिमम सैलरी होगी 40 to 45 lakhs होगी इन अ ईयर। अच्छा, तो ये मतलब आप समझ सकते हो, वो भी सीनियर लेवल पे सीटीओ को और मैनेजेरियल पोजीशंस को मिलती है। तो आजकल एआई में कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ तो रहा आपको क्या लगता है कि एआई की वजह से ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री में किस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है? मेरे हिसाब से देखो, एआई इज अ वेरी गुड टूल टू असिस्ट। आप समझो, आर्टिफिशियल शब्द जब आ जाता है ना, मैं डिमीन नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम भी करते हैं, बट इट इज ओनली यूज फॉर असिस्टिंग आवर वर्क, इट कैन नॉट रिप्लेस आवर वर्क। ये बात आप समझो। आप कोई भी नो कोड प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, आप उसकी वेबसाइट खोलो, आप उसमें साइन अप करो, 1 या 2 स्क्रीन बाद वो आपको कहेगा कि आप रिक्वेस्ट कोड करो, आप खुद देख लेना। तो वो सब एक स्कैम चला रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, नो कोड प्लेटफॉर्म इज अ स्कैम। क्यों? क्योंकि आप बाद में जाके आप पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो कि आप रेडीमेड सोल्यूशन $10, $15, $20 में बना के दोगे, या आपको कुछ नहीं पैसे देने। कुछ तो ऐसे भी हैं जो फ्री में कह रहे हैं कि फ्री में आप हमारी वेबसाइट पे आओ, आप सर्च करो, आप अपनी रिक्वायरमेंट डालो और आपके सामने ऐप बन के आ जाएगी, राइट? मैं उस साइट पे गया, मैंने अपना पहले तो सारी डिटेल ले लेते हैं वो, आपकी कंपनी, आपका फलाना ऑफिशियल ईमेल आईडी। ज्यादातर आजकल स्मार्ट क्या गेम हो गया है कि आप ऑफिशियल ईमेल आईडी डालो, जीमेल आईडी डालोगे वो कैंसिल कर देंगे, आउटलुक डालोगे तो वो कैंसिल कर देंगे। आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी डालना है, क्यों? क्योंकि आपकी बिजनेस की डिटेल्स को वो ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको 3-4 टेम्पलेट दे देंगे। उन्होंने बेसिकली ऐप बना रखी है, खुद से कोड कर रखा है, वो कोड ऑलरेडी उन्होंने करा हुआ है, वो भी डेवलपर नहीं करा है। 4-5, जैसे मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी ऐप बनाई होंगी, तो मेरे पास भी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने उस प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन होस्ट कर दिया। जब मैंने होस्ट किया, रिक्वायरमेंट आ गई, रिक्वायरमेंट के बाद क्लाइंट को एक ड्रॉप डाउन मिलता है और ड्रॉप डाउन में से वो चूज कर लेता है, ठीक है? चूज कर लिया, उसके बाद वो रिप्लेस हो गया, कलर स्कीम आ गया, वो चल वो एपीके डाउनलोड करेगा। ऐसे थोड़ी ऐप बनती है। ये नहीं कह रहा मेरी आईटी कंपनी है तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैं एज अ नॉर्मल एक टेक्निकल पर्सन या एक टेक पर्सन के हिसाब से जो एक टेक्नोलॉजी को समझता है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज नॉट ए टेक्नोलॉजी। तो उसको टेक्नोलॉजी मत बनाइए। तो ये चीज डेफिनेटली। और एआई, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे एआई में करियर बनाना है, तो एआई में करियर क्या होता है? एआई में करियर कैसे बन जाएगा? मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप एआई मतलब सिखाते हो, या एआई आजकल बड़े सारे आपने देखा होगा कोर्सेज बिकने लग गए हैं, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्टिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग। तो वो सब इंग्लिश सिखा रहे हैं बेसिकली आपको। मतलब किस तरह प्रॉम्प्ट करने का मतलब क्या है? चीजों को किस तरह आपको फ्रेमिंग करना है, जो आपका जो बात आप जो कहना चाहते हैं उसको शॉर्ट में कैसे, तो वो इंग्लिश सिखाना ही तो हुआ, वो इंग्लिश ही तो सिखाना है। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करते हैं, वो प्रॉम्प्ट ही तो। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? वो सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। जो आपने सिस्टम लगा रखा है उसकी लिमिटेड नॉलेज है, हमारे माइंड की अनलिमिटेड नॉलेज है, ठीक है? वो आपसे नीचे है टेक्नोलॉजी, आप उसे समझा रहे हो जैसे बच्चे की तरह उसको समझा रहे हो, तो वो कैसे तुम्हें रिप्लेस कर देगी? समझ में आया? जो चीज तुमसे नीचे है, जिसको तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो दिमाग ने समझ लिया कि हमें A to B जाना है, उसको समझाने के लिए मुझे एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। उससे अच्छा मैं खुद ही सीख लूं कोडिंग या डेवलपमेंट। तो मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं या लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं कि मुझे एआई टूल सीखना है। मैंने कहा एआई टूल सीखना है? एआई टूल सीखना क्यों पड़ रहा है आपको? आप खुद टूल बनाओ ना,
चैट जीपीटी वाले पर्सन ने भी तो खुद ही बनाया था ना। तो ये कुछ चीजें जो है ना, मुझे लगता है कि लोग समझ ले तो अच्छा है। बाहर आप देखें इतना बड़ा बूम नहीं है एआई का, इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर आप देखेंगे तो इतना एआई का बूम नहीं है। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कोर्सेज ना करें, मतलब ट्रेनिंग्स करें। जो एकेडमिक कोर्सेज है जैसे बीसीए बीटेक सब वगैरह फेल है, सब बेकार है। नहीं, एक बेसिक ग्रेजुएशन तो जरूर हाँ, तो करिए, उसी के बारे में वो पूछ रहा जरूरी है। हूँ। बीसीए आप कर सकते हैं, हाँ। बीसीए के साथ आपको एमसीए जरूर करनी पड़ेगी। बीटेक बहुत ओवर हाइप्ड हो चुकी है, बहुत सारे लोग, अब पहले बीटेक मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा सा लोग समझदार हो गए, तो लोग बीटेक में अभी भी है, लेकिन बीटेक आप सिंपल सी बात समझिए, टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको लेकिन स्किलफुल हाँ, बनना है। लेकिन एजुकेशन के लिए डिग्री की जरूरत है। दोनों में अंतर है। टेक्नोलॉजी 12वीं क्लास में आपको एक टूल आया था जो अब तो स्कैम हो गया, कि वो 4-5 साल के बच्चों को भी कोडिंग सिखा रहा था, आपने सुना होगा। हाँ। तो वो स्कैम हो गया, और वो हाँ। फिर स्कैम क्या मतलब, वो बंदी हो गया टूल। वो बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ था उस पर कि हम 4-5 साल के कक्षा के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। तो जब 4-5 साल के बच्चे को कक्षा में होने के बाद कोडिंग सीख सकते हो, तो आपको डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि डिग्री इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि लोग जब आप एजुकेशन, क्योंकि आपको भी कॉलेज जाना चाहिए और कोई ना कोई कोर्स करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आप करियर ग्रोथ, ये जब आप बिहेवियर है, नर्वसनेस जो लोगों के अंदर होती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स होती हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी कॉलेज में जाके देखो, मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ता है। तो ऐसे ही कॉलेज जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव डिग्री जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए कर लिया या बड़े बड़े मतलब बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने कर लिया। तो सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग लीजिए। कोई भी स्किल आपको चाहिए, आप उसमें ट्रेनिंग लीजिए। आप सपोज मैंने आपको बताया फ्लटर हो गया, नोड हो गया, ये तो हमारी टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी पाइथन है, डेटा एनालिसिस की पोजीशंस हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे डेटा को समझने वाले आजकल के ज़माने का एक्चुअल में मतलब बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री है। तो उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए, आप फ्री में काम करिए, आप कंपनीज को ज्वाइन करिए, वो आपको काम देंगी। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी सेल्स की, मेरे पास कोई मार्केटिंग, ये तो मैंने बाद में करी डिग्रीज एंड ऑल। मैं तो पहले से काम कर रहा था। आप किसी भी अच्छी क्या नाम है एंटरप्रेन्योर को देखिए, वो सीख के नहीं आ रहा है, वो ऑलरेडी कर करके आ रहा है, स्ट्रगल कर करके आ रहा है। तो वो स्ट्रगल करिए, आप इंडस्ट्री में उतरिए, लोगों के पास जाइए, काम करिए, उससे आपको ट्रेनिंग होगी। फिर आप अपनी एक स्किल को पहचानिए कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डिजाइनिंग में आपका दिमाग चल रहा है। ज्यादातर आजकल पेरेंट्स भी बड़े अच्छे हो गए हैं कि थोड़ा सा कम प्रेशर डाल रहे हैं अपने फैमिली पे, मतलब बच्चों पे। पहले तो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे कि तेरे को यही करना है, बट आजकल माँ बाप बहुत, मेरे ख्याल से बहुत जेन्युइन राय देते हैं कि जो तुम्हें करना है वो करो। तो वो चीज़ का फायदा उठाइए और ट्रेनिंग करिए। स्कूलिंग जो होती है या कॉलेज आपका हो गया, ये मैटर नहीं करता। आपको मार्केट में निकलना है, आपको घूमना है, आपको लोग मिलेंगे, आपको उनसे सीखना है। तो वो मुझे सीखने को मिला, वो चीज़ के लिए फिर मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी। फिर कॉलेज में स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आपको, तो वहाँ से मेरी स्किल्स बढ़ी। तो फिर वहाँ से मैंने धीरे धीरे स्टार्टअप किया, फिर मैंने टेक ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, वहाँ से फिर कंपनी सोचा खोलने का। तो पहला मेरे को क्लाइंट मिला मेरी सिस्टर की वजह से। तो वो किसी कंपनी में काम कर रही थी, उसे वेबसाइट बनवानी थी, तो वो एक मोबाइल की कंपनी थी, हार्डवेयर की, तो उसको वेबसाइट बनानी। तो वहाँ से मुझे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर मैं आज भी जानता हूँ कि मैं एक न्यूज़ एजेंसी थी, तो मैं उसके पास गया था, सेल्स पिच कर रहा हूँ, सामने आपके जैसे बात कर रहा हूँ, तो उसको न्यूज़ की ब्लॉगिंग की साइट बनवानी थी। तो मैं आज भी जानता हूँ, आप सोच नहीं सकते कि मैं 750 रुपये का मुखर्जी नगर से चेक लेके आया था, 750 रुपये का चेक। ईयर था आपका, ये था 2015-16 की बात बता रहा हूँ, 15 में, मुखर्जी नगर से, दिल्ली में है आईएएस, सबसे ज़्यादा आईएएस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहीं। तो 750 से मेरी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे कर करके आज 7.5 करोड़ तक का भी हमने क्लाइंट से चेक लिया है। तो आप समझ सकते हो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक। और ये जर्नी, ये नंबर्स आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ नंबर्स बड़े नहीं है, क्योंकि आप जब उस लेवल पे घुस जाते हो ना किसी चीज में, और आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता। लोगों के लिए क्या है ना कि पैसा देख के अरे मैं भी घुस जाता हूँ, इसमें तो बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की भी जर्नी देखिए, सब यही कहते हैं, जब एक स्टार्टअप खोल रहे हैं
तो पैसा तो मतलब ही नहीं है। दिमाग तो पैसे पे है ही नहीं, दो चीजों पे है। वो है एक कि उसको बनाना है, अकड़, ईगो है कि अब पीछे नहीं जाना। जो बिजनेसेस चलते हैं ना वो सेल्फ ईगो की वजह से चलते, इट्स अ ईगो। लोग ये बात समझते नहीं है, मैं ये बात समझता हूँ कि ईगो बहुत मैटर करती है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं कह रहा मैं आपसे कि जेलेसी आप कहोगे ये जल गया, नहीं। ईगो मतलब मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। आप इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, मैं इसे ईगो कहूंगा। मेरे अंदर थी ईगो कि मुझे करना है किसी भी हालत में, मुझे खुद का करना है। जॉब मेरे से हो नहीं पाई, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, जॉब मैंने की लेकिन मुझे कभी वो अंदर से ना, एक होता है ना आपको अंदर से वो एक लेवल आए कि यार जॉब, मेरे को हमेशा से ना बिजनेसेस बनाने में मजा आता है। वो अंदर से आप मान लो कि कीड़ा जो आप कह रहे हैं, तो वो कीड़ा था कि भाई बिजनेसेस बनाने हैं, लोगों के लिए बिजनेसेस बनाऊंगा तो इससे अच्छा अपने लिए बिजनेस बना लूँ। तो वो थिंकिंग हमेशा से थी, तो इसीलिए स्टार्टअप किया। एंड आज जो कर रहे हैं, आज 15, आप सोच लीजिए कितने साल हो गए, 9-10 साल हो 9-10 साल हो गए। तो एक रोड मैप क्या होना चाहिए अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्टार्टिंग से अगर एक इंडिविजुअल शुरू करना चाहता है? सबसे पहला सिंपल सा मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। 6 महीने का फंड इकट्ठा करो। अगर एक जेन्युइन कंपनी बनानी है, सिंपल सी बात है, आपको एजेंसी बनानी है, मार्केटिंग एजेंसी बना लो या आपको सॉफ्टवेयर एजेंसी बनानी है, सबसे पहले 10-15 लाख रुपए होने चाहिए। कोई ये बात बोल रहा है, सिंपल मैं तो रॉ ट्रूथ बोल रहा हूँ, 1-2 लाख से कंपनी नहीं बनती, पैसा वेस्ट होगा और घर चले जाओगे। 10-15 लाख ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें खर्च करो और लॉस हो जाए तो भूल भी जाओ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, स्पेशलिटी, नीश क्या है मार्केट में, आपको क्या एक्चुअल में नीश, एक स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं क्या करूंगा। मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूं जो 25 साल से सिर्फ एसईओ कर रही है, और चेन्नई में कोम्बटोर में कंपनी है, और इतना वर्ल्ड क्लास उसके पास काम है, सिर्फ एसईओ। कौन करता है आज के जमाने में सिर्फ एसईओ? हर कोई पूरा 360 डिग्री मार्केटिंग लिख देते तो हैं। वो चीज जो है वो उससे बचिए, बाद में करना है। मैं भी करता हूँ सारी चीजें, लेकिन मेरी एक स्पेशलाइजेशन, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, आप मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ो, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि वी आर अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। तो वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन है वो। तो ऐसे ही आपकी भी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि आपको कंटेंट मार्केटिंग करना है, तो मैं किस टाइप की कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, राइट? मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो कोई होटल्स की करता है, जैसे एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका आजकल मैं देख रहा हूँ, उनकी रील्स भी देखता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। उनकी सिर्फ होटल मार्केटिंग की कंपनी है, होटल्स की मार्केटिंग करते हैं, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो आप सोचो, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है अभी इंडस्ट्री की। हाँ, उनको आप जानते होगे, इंटरनेट मोगल्स। हाँ, इंटरनेट मुगल्स को। तो वो कितने बड़े लेवल पे हैं और वो इतने अच्छे लेवल पे मार्केटिंग सिर्फ ओनली होटल्स की कर रहे हैं। तो आप सोचो, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है, आप समझ रहे हो? तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एक अलग से स्पेशलाइजेशन है, प्लस इंडस्ट्री भी एक स्पेशलाइजेशन उसके अंदर जाके। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप कितना स्पेशलाइजेशन। उसके बाद तीसरी चीज, मार्केट में जो लोग हैं उनको आपको पकड़ के रखना है, जो टैलेंट है। हाँ, कंपनी, मैंने आपको बोला ना कि कंपनी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लोग, जिन पे हम कम ध्यान देते हैं। लोग चाहिए, लोग मतलब इनिशियल ऐसे लोग आपको चाहिए जो आपके साथ कम से कम 10-15 साल रहे। मैं अपनी बात एग्जांपल देता हूँ, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो 10 साल से जुड़े हुए हैं। मेरी जो सेल्स हेड है वो 10 साल से जुड़ी हुई है मेरे साथ। मेरा जो प्रोडक्ट इनोवेशन का बंदा है, जो मेरा हेड है, वो 10 साल से मेरे साथ ही है। 7-7 साल, मेरे सारे मैनेजर 7-8-10 साल पुराने हैं। तो इतना बड़ा स्पैन में 7-8 साल कोई बंदा आपकी कंपनी को दे रहा है, बहुत बड़ा टाइम है ये, 7 साल अपनी लाइफ का देना। तो वो चीज कमाई जाती है, जैसे आपने बोला ये एसेट है ना? तो लोगों को परखना आपको आना चाहिए कि लोग, जेन्युइन लोगों को आप अपने पास रखो। अगर आपने सही लोगों को जोड़ लिया, मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मंत्र है, लोग। वो रॉकेट सिक जो मूवी आई थी, हाँ, वही उसमें वो डायलॉग है कि लोग, कंपनी बनती है लोगों से, स्ट्रक्चर आपको करना है। वो मैं मानता हूँ क्योंकि कंपनी अकेले नहीं बन सकती, और 100 लोग भी रख लो, सही लोग नहीं रखे तो वो भी फेलियर है। तो सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपने जो भी चीज़ें बताई ऐप डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो आई होप कि लोगों को भी पसंद आई होंगी। तो जो भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है आईटी फील्ड में, तो उनके लिए आपकी लास्ट एडवाइस क्या रहेगी? आप कुछ समराइज करके बताइए। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सिर्फ यही आपके माध्यम से व्यूअर्स को, आपके जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, जैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसको मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि आप स्कैम्स में मत पड़िए, राइट?
स्कैम्स का मतलब है जैसे आपने बताया कोर्सेज करने हैं, ये करने हैं, उसके लिए आप ना अपने लोकल एरियाज में देखिए जिनको आप पकड़ सकें। आप जिनको पकड़ नहीं सकते उनके पास पैसा इन्वेस्ट मत करिए, राइट? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऑनलाइन जाते हैं, हम किसी की वीडियो देखते हैं, हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा लग रहा है, आप इंस्पायर हो गए। अब मैंने क्या एक लिंक लगा दिया नीचे कि हाउ टू बी अंशुल शर्मा, राइट? तो आप उस लिंक को प्रेस करेंगे, लिंक को प्रेस करके आपसे मैं 350 रुपये लूंगा, आपको कम लग रहा है, अरे 300 रुपये क्या ही है, मैं दे देता हूँ। फिर मैंने एक रटाया 2-4 वीडियो उसमें डाल रखी है, उससे आपको ज्ञान दे दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कहेंगे 350 बर्बाद हो गए। ऐसा ही हो रहा है, ये स्कैम है, सारे स्कैम है। और मैं स्कैम इस नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, बट मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। एजुकेशन ऐसे नहीं होती। एजुकेशन सामने बिठाकर आपसे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत मेरे से समझ में आया, मेरे को आपसे समझ में आया, ऐसे एजुकेशन का कॉन्वर्सेशन होता है। तो जिसको पकड़ ही नहीं सकते, जिसके साथ बात ही नहीं कर सकता, बस एक वीडियो देख के मैं उसको पैसा दे दूं, मेरे हिसाब से गलत है। और स्पेशली उन लोगों का जो आपके बैकग्राउंड से आते हैं, जो अपनी हार्ड अर्न इनकम जिनकी है, और जो ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशन कम है। और बाहर के लोग अगर आप देखें, बाहर के अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनलिस्ट हैं, वो सब यूट्यूब पे फ्री में डालते हैं कोर्सेज, और फ्री में सब कुछ डालते हैं। तो क्यों लिंक प्रेस करना है? आजकल कोडिंग वगैरह भी यूट्यूब पर सीखा जा पे सकता सीख सकते हैं, सीखते हैं। और आप जैसे लोग ही सिखा रहे हैं जो जेन्युइन हैं, जो अच्छे अच्छे इलाकों से नहीं आ रहे हैं, बड़े छोटे इलाकों से भी आ रहे हैं, तब भी वो बहुत अच्छे लेवल पे आजकल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। एक न्यूज आई थी कि इंडिया के जो कोडर्स हैं वो यूट्यूब में जो वीडियोज बनाते हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज की स्टूडेंट्स देखते हैं, क्योंकि इंडियन का जो पढ़ाने का तरीका है उनको ज्यादा पसंद आता है। वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक स्टडी की गई थी, दुनिया के जितने भी कोडर्स हैं ना, उनमें से 70% कोडर्स इंडिया के हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा टैलेंट है, मैंने तो खुद देखा है, मैं खुद कंपनी रन कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, फिर मैंने आपको जो बताया, जिसपे आपको भी सावधानी बरतनी है, वो ये है कि वो लोग क्यों बने और आप क्यों नहीं बन पा रहे हो। आपको ये समझना है, आप क्यों नहीं बन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जो है वो इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने में है, और उनका ध्यान क्या था, वो पढ़ने में। तो पढ़िए। पढ़ना स्कूलिंग और ये सब नहीं है, पढ़ना मतलब सीखिए, नॉलेज गेन करिए, इंफॉर्मेशन गेन करिए, और वहां से सीखिए। बस यही मैं बताना चाहूंगा।